नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भगवत गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका सुपर संसद के रूप में कार्य नहीं कर सकती। ब्रिक्स भूमि पुनर्बहाली साझेदारी शुरू की गई। कुवैत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत के लिए स्थायी सीट का समर्थन किया। वित्त मंत्रालय ने ई नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स ENWRs के एवज में कृषि ऋण देने पर जोर दिया। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भगवत गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। गीता और नाट्यशास्त्र को सम्मिलित करने के साथ ही इस रजिस्टर में अब भारत की 14 प्रविष्टियां शामिल हो गई हैं। भारत के ऋग्वेद गिलगित पांडुलिपि, अभिनवगुप्त 940 से 1015 ईस्वी की पांडुलिपियां, मैत्रेय वराकरण जो कि पाल काल की एक पांडुलिपि है, आदि को भी रजिस्टर में शामिल किया गया है। वर्ष 1948 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा भी रजिस्टर में शामिल की गई नई प्रविष्टियों में से एक है। आइए पहले भगवत गीता और नाट्यशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता, जिसे अक्सर गीता के नाम से भी जाना जाता है, यह 700 श्लोकों वाला एक धर्म ग्रंथ है। यह महाकाव्य महाभारत, विशेष रूप से भीष्म पर्व अध्याय 23 से 40 का एक हिस्सा है। इसे कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में संकलित किया गया है। इसे दूसरी या पहली शताब्दी ईसा पूर्व में रचित माना जाता है। भगवत गीता में 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं। वहीं प्रासंगिकता की बात करें तो इसे सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक माना जाता है। अब बात करते हैं नाट्यशास्त्र के बारे में। इसे नाट्य वेद का सार माना जाता है। नाट्यशास्त्र निष्पादन कलाओं की एक मौखिक परंपरा है, जिसमें 36,000 छंद शामिल हैं। इसे गंधर्व वेद के नाम से भी जाना जाता है। यह नाटक यानी कि नाट्य, निष्पादन यानी अभिनय, सौंदर्य भावना यानी रस, भावना यानी भाव और संगीत से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि इसे भरत मुनि ने संस्कृत में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास संहिताबद्ध किया था। इसने भारतीय काव्य शास्त्र, रंगमंच, नृत्य और सौंदर्य शास्त्र की नींव रखी। आइए यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के बारे में भी जान लेते हैं। यूनेस्को ने इसे 1992 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य विश्व की मूल्यवान दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना और उसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाना है। यह मानव सभ्यता को प्रभावित करने वाली दस्तावेजी विरासत को मान्यता देता है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक ग्रंथों, पांडुलिपियों और अभिलेखागार को संरक्षित करना तथा उन तक पहुंच को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका सुपर संसद के रूप में कार्य नहीं कर सकती। उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है तथा एक सुपर संसद के रूप में कार्य करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की आलोचना की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति हेतु 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की थी और संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए 10 लंबित विधेयकों को स्वीकृति प्राप्त मान लिया था। उन्होंने अनुच्छेद 142 की भी आलोचना करते हुए कहा कि यह एक ऐसी परमाणु मिसाइल बन गई है जो लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहती है। चलिए सबसे पहले अनुच्छेद 142 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को उसके समक्ष लंबित किसी भी हित या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री पारित करने या कोई भी आदेश देने में सक्षम बनाता है। यह मूल रूप से एक असाधारण उपाय के रूप में परिकल्पित है। इसका अर्थ है कानून में मौजूद कमियों को दूर करना और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी प्रावधानों की उपेक्षा करके न्याय सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए भंवरी देवी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा दिशा निर्देश जारी किए थे। चलिए अब अनुच्छेद 142 से जुड़ी कुछ चिंताओं के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे व्यक्तिपरक व्याख्या। अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। इससे न्यायिक विवेकाधिकार एवं इस अनुच्छेद के संभावित दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। दूसरा है न्यायिक अतिक्रमण। यह न्यायपालिका को पारंपरिक रूप से विधायिका या कार्यपालिका के लिए आरक्षित क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाता है। इनके अलावा है शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध
यह न्यायिक सक्रियता और न्यायिक विधान के बीच की रेखा को अस्पष्ट करता है। इससे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के उल्लंघन को लेकर चिंता पैदा होती है। चलिए अगली खबर पर बढ़ने से पहले न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच का अंतर को भी जान लेते हैं। न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को संदर्भित करता है। वहीं न्यायिक अतिक्रमण उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां न्यायपालिका अपनी संवैधानिक सीमाओं को पार करती है तथा कार्यपालिका एवं विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा न्यायिक समीक्षा, जो कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 का उपोत्पाद है। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। वहीं न्यायिक अतिक्रमण की प्राथमिक आलोचना यह है कि यह न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून को लागू करता है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NGAC वाद 2015 को रद्द कर दिया था। ब्रिक्स भूमि पुनर्बहाली साझेदारी शुरू की गई। ब्रिक्स भूमि पुनर्बहाली साझेदारी यानी ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप की घोषणा ब्राजील में आयोजित 15वीं ब्रिक्स कृषि बैठक के दौरान की गई। इस बैठक में भारत ने समावेशी, न्याय संगत और संधारणीय कृषि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों ने भी संधारणीय कृषि खाद्य प्रणाली यानी एग्री फूड सिस्टम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। चलिए अब ब्रिक्स भूमि पुनर्बहाली साझेदारी के बारे में जान लेते हैं। यह साझेदारी भूमि निम्नीकरण, मरुस्थलीकरण और मृदा उर्वरता ह्रास की समस्या को दूर करने के लिए कार्य करेगी तथा यह साझेदारी पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक इनोवेशन के समन्वय के माध्यम से लघु कृषकों, आदिवासी समुदायों और स्थानीय कृषकों को लाभ प्रदान करेगी। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर भूमि पुनर्बहाली साझेदारी की आवश्यकता क्यों है? पूरे विश्व में तेजी से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। उदाहरण के लिए खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के अनुसार भारत में लगभग 32% भूमि निम्नीकृत हो चुकी है और 25% भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होती जा रही है। इसी के साथ आइए संधारणीय कृषि के बारे में भी जान लेते हैं। यह कृषि प्रणाली मानव आबादी की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी की संसाधन क्षमता को संरक्षित करने का प्रयास करती है। इसके लिए भारत द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम हैं। सरकारी योजनाएं और पहले देखें तो इसमें राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन यानी NMSA और शून्य बजट प्राकृतिक कृषि यानी ZBNF जैसी पहले शुरू की गई हैं। इनके अलावा है जल और भूमि संसाधन प्रबंधन से जुड़ी पहले। इसमें प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर विकास कार्यक्रम इत्यादि शामिल है। गौरतलब है कि जल संभर विकास कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY का घटक है। यदि बात करें प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपाय की तो जलवायु अनुकूल फसलों की खेती, परिशुद्ध खेती यानी प्रिसीजन फार्मिंग, एग्रीस्टेक आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रश्न यह भी आता है कि संधारणीय कृषि अपनाने की आवश्यकता क्यों है? इसका सबसे पहला कारण है कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि को रोकने के लिए। FAO के अनुसार 2022 में वैश्विक कृषि खाद्य प्रणालियों से 16.2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ तथा संसाधनों का बेरोकटोक दोहन रोकने के लिए उदाहरण के लिए भारत का लगभग 80% ताजा जल कृषि कार्य में उपयोग कर लिया जाता है। साथ ही खेतों में कीटनाशकों के अधिक उपयोग और जल एवं मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए भी संधारणीय कृषि अपनाने की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। कुवैत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत के लिए स्थायी सीट का समर्थन किया। कुवैत वर्तमान में UNSC में सुधार से संबंधित अंतर सरकारी वार्ता IGN का सह अध्यक्ष है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और UK ने भी UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के पक्ष का समर्थन किया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में स्थायी सीट क्यों मिलनी चाहिए, ये जानते हैं। पहला है जनसंख्या एवं लोकतंत्र। भारत की जनसंख्या 1.4 अरब से अधिक है, जो दुनिया की कुल आबादी का लगभग छठा हिस्सा है। साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। दूसरा है उभरती आर्थिक शक्ति। नॉमिनल GDP के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और क्रय शक्ति क्षमता यानी कि PPP के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला है वैश्विक स्तर पर रणनीतिक संबंधों में संतुलन। भारत उन बड़े देशों में से एक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है।
इसलिए विश्व शांति बनाए रखने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। इससे प्रमुख वैश्विक मुद्दों के समाधान में वीटो शक्ति के उपयोग में कमी आ सकती है। चौथा है नेतृत्वकारी भूमिका। भारत अब ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करने वाले L69 समूह 42 देश का नेतृत्व कर रहा है। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का समर्थन। भारत निरस्त्रीकरण, नस्लवाद विरोध और शांतिपूर्ण तरीके से विवाद समाधान का प्रबल समर्थक है। अब ऐसे में अगर भारत की स्थायी सदस्यता के समक्ष बाधाएं देखें तो पहला है विपक्षी समूह। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस या कॉफी क्लब जैसी समूह स्थायी सीटों के विस्तार के खिलाफ है। दूसरा है P5 देशों का स्वार्थ। उदाहरणार्थ चीन भारत की दावेदारी का विरोध करने वाला UNSC का एकमात्र स्थायी सदस्य है। और तीसरा है संरचनात्मक बाधाएं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के लिए महासभा के 2/3 सदस्यों द्वारा अनुमोदन और सभी P5 स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। आइए अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर इसकी स्थापना और भूमिका की बात करें तो UNSC को 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है जिसकी मुख्य जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसकी सदस्यता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। पहला है स्थायी सदस्य, इनकी संख्या 5 है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है गैर स्थायी सदस्य, इनकी संख्या 10 है। ये सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और इनके पास वीटो शक्ति नहीं होती है। आखिर में प्राधिकार की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति है जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देशों को लागू करना अनिवार्य होता है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। वित्त मंत्रालय ने ई नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स ENWRs के एवज में कृषि ऋण देने पर जोर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक, निजी, क्षेत्रीय, ग्रामीण और सहकारी बैंकों से कहा है कि वे नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी यानी कि NCGTC और ई किसान उपज निधि यानी कि EKUN पोर्टल पर पंजीकरण कराएं ताकि ENWRs के एवज में ऋण को बढ़ावा मिल सके। NCGTC ई नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स आधारित प्लेज फाइनेंस 2024 के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का प्रबंधन करती है। इसके तहत ऋण देने वाली पात्र संस्थाओं को ENWRs के एवज में दिए गए ऋण के प्रति गारंटी प्रदान की जाती है। ई किसान उपज निधि वस्तुतः जन समर्थ पोर्टल का हिस्सा है। यह किसानों को अपने ENWRs को गिरवी रखकर बैंकों से फसल की कटाई के बाद ऋण प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। आइए अब इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स यानी कि ENWRs के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह पारंपरिक वेयरहाउस रसीद का डिजिटल संस्करण है जो वेयरहाउसिंग यानी कि डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट द्वारा विनियमित होता है। 2019 से ENWRs को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था किसानों और व्यापारियों को पंजीकृत गोदाम में रखी गई उपज या माल को एंडोर्समेंट के जरिए बेचने या हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके जारीकर्ता की बात करें तो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि WDRA के साथ पंजीकृत वेयर हाउस अपने यहाँ जमा अधिसूचित वस्तुओं के लिए ENWRs जारी कर सकते हैं। WDRA वेयर हाउसिंग यानी कि डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ENWRs की वैधता या तो उत्पाद की शेल्फ लाइफ तक रहती है जब तक वह खराब नहीं होता या फिर गोदाम से पूरा माल निकाल लिए जाने तक, इनमें से जो भी पहले पूरा हो। आइए अब इसके महत्व को भी देख लेते हैं। इससे किसानों या जमाकर्ताओं को बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। वस्तुओं या उपज में वैज्ञानिक भंडारण को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके कारण किसानों को मुसीबत के समय कृषि उपज को जल्दबाजी में कम मूल्य पर बेचने से बचाया जा सकेगा। ENWRs को बाजार के बाहर भी खरीदा या बेचा जा सकता है और इन्हें कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों में कारोबारी सौदे को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सागर मिशन के तहत भारत का INS सुनयना पोत मोजाम्बिक के नकाला बंदरगाह पहुंचा। यह मिशन भारत के सागर विजन का हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के अधिकार वाले रास ईसा बंदरगाह और टर्मिनल पर हवाई हमला किया। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज यानी CIC सीजन 1 को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स के तहत एक प्रमुख पहल के रूप में आरंभ किया गया था। अब यह एक वैश्विक पहल का रूप ले चुका है।
यूरोपीय संघ नौसैनिक बल के ऑपरेशन अटलांटा ने भारतीय नौसेना के साथ एक संयुक्त अभ्यास का प्रस्ताव दिया है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी SECL भूमिगत खानों में पेस्ट फिल तकनीक का उपयोग करने वाला भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कोल उपक्रम बन गया है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 में विश्व विरासत दिवस की थीम है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत, तैयारी और आइकोमॉस के 60 वर्षों से मिली सीख। काले हिरणों की आबादी को सहारा देने के लिए गिंडी राष्ट्रीय उद्यान में उपेक्षित घास भूमियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। नासा का लूसी अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह डोनाल्ड जोहान्सन के करीब से उड़ान भरने यानी फ्लाई बाय की प्रक्रिया में है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF ने अपने पेयर यानी PAIR त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत 18 हब संस्थानों और 106 भागीदार स्पोक संस्थानों के चयन की घोषणा की है। वर्धा पैनगंगा नदी के किनारे विलुप्त प्राणी स्टेगोडोन गणेश के दुर्लभ जीवाश्म मिले हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।